हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा के लिए 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करना। अभी हाल ही में एडुटेरिया की ये मैगजीन आई है और ये 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट इसके आ चुके हैं जो कि लेटेस्ट हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए, अभी आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, काफ़ी कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। ऐसे में दो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। पहला, जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगा सकते हैं, आपको टेस्ट काफ़ी सारे देने हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। दूसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिवीजन पर फोकस करना है, तो आपको रिवीजन करना है और टेस्ट देने हैं। ये दो काम आपको डेली बेसिस पर करने हैं। आपको बता दें कि ये 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेली आपकी क्लासेज आएंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट, आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, आपको पूरा देखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट का ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के लिए। ये बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे आज अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए, एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस आपके ये 200 मार्क्स के होंगे, 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पहला कथन है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तीसरा कथन है, सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। चौथा कथन है, यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। तो आपको यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है, तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पहला कथन यहाँ पर आपका सही है, तो ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये यहाँ पर आपका सही कथन दिया गया है। देखिए, दूसरे कथन में आपसे कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को काफी अच्छे से कवर किया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और काफी ज्यादा डेवलप थी, काफी ज्यादा ये एक विकसित सभ्यता थी। तो ग्रामीण सभ्यता थी, इसीलिए ये कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा है, सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो एक वर्ड है यहाँ पर घोड़ा। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इसीलिए ये कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। देन चौथा कथन है कि यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। तो ये कथन भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल चावल की खेती नहीं, बाकी और भी चीजों की खेती यहाँ पर होती थी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपने अच्छे से समझा, इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न में शामिल है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? एक सेकंड आप सोचिए कि इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। देखिए, इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो आपको याद रखना है कि ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है आपका बी, पल्लीछांदम। देखिए, ये जो वर्ड है पल्लीछांदम, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लीछांदम कहा जाता था। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। इसका सही आंसर है आपका सी, संस्कृत। तो ये आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, आपको याद रखना है। सबसे देखिए, यहाँ से आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त हैं और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है।
पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका बी, शेरशाह सूरी। आपको याद रखना है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। छठा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो बताइए कि ये इसका सही आंसर क्या होगा। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है इसका डी, औरंगजेब। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? सही आंसर है इसका ए, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। देखिए हम थोड़ा फास्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि वरना पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज की क्लास में हमें 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद करते हुए चलना है डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को। तो भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? सही आंसर डी है, 1856 में। वर्ष 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। इसे भी आप याद रखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था और 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। 10वां क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? सी, सुभाष चंद्र बोस। तो आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 11वां क्वेश्चन है आपका, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की थी, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में की गई थी। ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम शाह सरकी। देखिए थोड़ा अजीब सा नाम है, इसे आपको याद कर लेना है कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग थी? तो अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग थी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, ये आपको याद कर लेना है। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। देखिए यहाँ से आपका, अभी तक हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, तो जिसे आपको अच्छे से देखना है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस चीज की समानता का वचन देता है? आपको पता है कि हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता दी गई है, तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा है तो वहां पर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो आपको बताना है कि कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? सही आंसर है ए, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था।
16 क्वेश्चन है आपके सामने, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद कर लेनी है। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है। तो यहाँ पर ग्राम सभा से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए कि ग्राम सभा में कौन शामिल होता है। सही आंसर है इसका बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हों। तो ग्राम सभा में वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे यहाँ पर। 18 क्वेश्चन है आपका, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा संशोधन है जो केंद्र और राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 91वां संविधान संशोधन। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 91वां संविधान संशोधन है जो कि मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद कर लेनी है। देखिए 19वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, नीति आयोग। देखिए सबसे पहला था आपका संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग। ये तीनों आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। 20 क्वेश्चन है आपका, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। 21 क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 241। देखिए अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। 22 क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सही आंसर सी है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा के स्पीकर का चयन करते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन से रिलेटेड जो मामले होंगे वो आपके उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। 24 क्वेश्चन है आपके सामने, स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है। सही आंसर है डी, कंबोडिया। तो कंबोडिया इस गोल्डन ट्रायंगल का भाग नहीं है, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। और ये एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस गोल्डन ट्रायंगल में बेसिकली आपका कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो आपका आता है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। ये 3 कंट्रीज गोल्डन ट्रायंगल में आती हैं और कंबोडिया इसका भाग नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पर याद कर लेनी है। 25 क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को। ये चीज यहाँ पर याद कर लेनी है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 26 क्वेश्चन है आपका, लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है। तो लोसूंग त्योहार ये आपका सिक्किम का है। तो लोसूंग त्योहार कहाँ पर लोकप्रिय है, सिक्किम में। 27 क्वेश्चन है, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है। तो योनेक्स कप आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे।
28 क्वेश्चन है, सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल झील ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है। क्लास को देखते हुए आपको चीजों को याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय या फिर किसी स्थान का अजीवीय घटक। तीसरा ऑप्शन है आपका पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, और चौथा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। तो आपसे इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी गई थी, सही आंसर आपका डी हो जाएगा। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र ये आपका इकोसिस्टम है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी 33.33%। तो 33% में आपका वन क्षेत्र होना चाहिए। किस लिए? पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में 33.33% वन क्षेत्र कवर होना चाहिए। 31 क्वेश्चन है आपका, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्यों? ये आपको बताना है कि एपीफाइट्स पौधे अन्य पौधों पर निर्भर क्यों रहते हैं। तो सही आंसर है सी, यांत्रिक मदद हेतु। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, यांत्रिक मदद हेतु। इसका सही आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर। 32 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। आपका पहला है ए, सिमलीपाल। तो सिमलीपाल क्या है? एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो आपको एक तरफ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ उसका स्थापना वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो पहला है सिमलीपाल। सिमलीपाल की स्थापना 1994 में हुई थी, ये तो सही आपका ऑप्शन है। दूसरा है कंचनजंगा। क्या कंचनजंगा की स्थापना 2002 में हुई थी? तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो आपको इसके साथ बता दें कि कंचनजंगा की स्थापना आपकी 2000 में हुई थी, ना कि 2002 में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, कंचनजंगा की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। और सिमलीपाल की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसी के साथ आपको एक चीज और याद करते हुए चलनी है कि ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से राज्यों में है। जैसे कि सबसे पहले है आपका सिमलीपाल। तो सिमलीपाल आपका कौन से राज्य में है? ये आपका ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में है और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका सिक्किम में है, सिक्किम में है और 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा है आपका नोकरेक। देखिए तीसरा क्या है आपका? नोकरेक। तो नोकरेक की स्थापना 1988 में हुई थी। और नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका मेघालय में है, ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। चौथा है आपका पन्ना। पन्ना की स्थापना, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना आपकी 2011 में हुई थी और ये आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इन्हें आपको काफी अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है अभी, ठीक है। 33 क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो ये आपको बताना है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, केरल हाई कोर्ट। देखिए क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट आपका केरल हाई कोर्ट बना है, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। 34 क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा SHWAS सुहास SHWAS ऐप को जारी किया गया है? सही आंसर है डी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस ऐप को किस लिए जारी किया गया है। तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु इस ऐप को जारी किया है, ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। 35 क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने अमेरिका के साथ किया है, इसे आप याद कर लेना। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 36 क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? सही आंसर है बी, टोंगा। तो टोंगा क्या है? टोंगा आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश है, इसे आप याद रखेंगे। 37 क्वेश्चन है,
विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो सही आंसर है डी, एस जयशंकर। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं और इन्होंने ही विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? फिजी में। तो भारत की तरफ से एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया। 38 क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त प्रारंभ किया गया था भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, ऑपरेशन दोस्त, इसे आप याद रखेंगे। 39 क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? सही आंसर है सी, अमेरिका। तो इसे आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, 40वां क्वेश्चन है आपके सामने, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 से 6.8%। तो इसे आप याद रखेंगे कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। 41 क्वेश्चन है आपके सामने, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सही आंसर है पहला, ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला है, ठीक है। 42 क्वेश्चन है आपके सामने, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है बी, कुश्ती। तो अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित अंशु का संबंध कुश्ती से है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। 43 क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हैरी हाउस, ठीक है। तो ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु हैरी हाउस को एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। 44 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ए, सलमान रुश्दी। आपको याद रखना है कि सलमान रुश्दी ही विक्ट्री सिटी के लेखक हैं। ये एक फेमस बुक है, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। 45 क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, ये इस बार के विश्व कैंसर दिवस की थीम थी। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं थीम बेस्ड। 46 क्वेश्चन है आपके सामने, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है? तो सही आंसर है ए, महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को कहां पर स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। 47 क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, नई दिल्ली। तो आपको पता है कि नई दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है, सांस लेना भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये 47, तो सब भारत का सबसे प्रदूषित शहर आपका नई दिल्ली है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए, पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए, अभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्हें आपको अच्छे से कर लेना है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है उसे आपको लर्न करते हुए चलना है, ठीक है। 48 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है, एक तरफ आपको राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके राज्यपाल यहाँ पर लिखे गए हैं। तो एक बार आपको हर राज्य का जो करंट में राज्यपाल है, वर्तमान राज्यपाल को आपको देख लेना है कौन है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के कैरी परनाइक हैं, मेघालय के फागू चौहान हैं, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन हैं, ये राज्यपाल हैं इनके। महाराष्ट्र के यहाँ पर गणेश लाल दिया गया है, जो कि एक गलत है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के गणेश लाल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर महाराष्ट्र के गणेश लाल राज्यपाल अभी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि महाराष्ट्र के अभी नए राज्यपाल बने हैं आपके रमेश बैस, ठीक है। इन्हें आप याद कर सकते हैं और भी बाकी के राज्यों को भी एक बार आपको देख लेना है। 49 क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सही आंसर है ए, खेल से। आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास बलराम जिनका निधन हुआ है, इनका संबंध खेल से था।
50वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष आपकी संगीता वर्मा बनी हैं। ये भी एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस जो बाकी के बचे हुए हैं, इनकी आपकी दूसरी क्लास आएगी और इस क्लास को शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा, इवनिंग तक अपलोड कर दिया जाएगा। बस आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाना है। आपके जो भी विचार हो, जो भी कुछ आप नया सीखना चाहते हो या कोई नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ये भी आप हमें जरूर बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो आपको बता दें कि डेली आपकी क्लासेस आएंगी, 2 से 3 आपकी क्लासेस आने वाली हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ों को हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार एसआई को लेकर, या फिर बिहार की और जो भी परीक्षा हो रही है उस पर भी अब आपकी क्लासेस आएंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।